हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का जो हमने टॉपिक चुना है वह टॉपिक है वायु दाब। इस टॉपिक पढ़ने से पहले आपको दो टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए, एक तापमान और दूसरा आर्द्रता। खैर अगर नहीं भी क्लैरिटी है तो इस टॉपिक को समझने पर जोर दें, अवश्य ही समझ जाएंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि वायु दाब क्या होता है। वायु दाब समझने से पहले हम एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जो हम क्लास स्कूल के दौरान भी यह टॉपिक पढ़ते हैं, और टॉपिक है दाब क्या है। तो दाब जो है, इसका अगर डेफिनेशन देखें तो है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लैरिटी समझे होंगे तो आप इसका हम अप्लाइड फॉर्म देखेंगे वायु के संदर्भ में कि वायु के द्वारा जो दाब लगता है वह दाब लगने में जो फोर्स बल लग रहा है, जो दाब लग रहा है उसमें वायु के द्वारा लगा है। तो वायु जो है एक स्वतंत्र इकाई नहीं, उसमें कई तरह के क्या है, वायु क्या है, गैसों के समांगी मिश्रण से बना हुआ है वायु। अब जो फोर्स लगता है किसी भी एरिया क्षेत्रफल पर फोर्स लगता है, तो यहाँ हम वायु को हम लेंगे क्योंकि हम वायुमंडल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। आप किसी दूसरे अगर किसी दूसरे टॉपिक के संदर्भ में समझते हैं तो वहाँ वायु नहीं, वहाँ कोई दूसरे किसी अन्य के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसके आधार पर आप देखते हैं कि वहाँ कितनी एक प्रेशर बनता है। जैसे अगर हम जापान जैसे देशों में देखें, वहाँ पर जिस तरह के वह एक संवेदनशील क्षेत्र में आता है, काफ़ी प्राकृतिक घटनाएं कई तरह की होती रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में वहाँ पर रूम डेंसिटी निकाला जाता है। तो वहाँ जो प्रति जो रूम है तो उसमें कितनी डेंसिटी है उस आधार पर वहाँ तय किया जाता है। फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पर इसमें हम मतलब फोकस हम इस बात पर करना चाह रहे हैं कि वहाँ भी एक क्षेत्रफल है, यहाँ भी क्षेत्रफल, अर्थात क्षेत्रफल यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ चीज़ें क्या है कि वहाँ जनसंख्या था, तो इसी तरह से यहाँ वायु के संदर्भ में हम देखना है कि वायु के द्वारा जो प्रति की इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रेशर बल लगता है उसको समझने की आवश्यकता है। हम वायुमंडल में देखेंगे कि वायु की कौन कौन सी गैस है, कौन से गैस के द्वारा अधिक वायु प्रेशर लगता है और कौन से गैस के द्वारा कम लगता है। कौन कौन गैस बहुत एक निर्धारक फैक्टर के रूप में आ जाता है कि ये गैस के होने के कारण वायु दाब बढ़ जाएगा, इस गैस के कारण अगर नहीं है तो वायु दाब कमी आएगी। ऊंचाई के साथ वायु दाब के साथ क्या रिलेशन है यह भी देखेंगे। तो हम आते हैं वायु दाब क्या है। अब टॉपिक दाब जैसे क्लियर हो गया, अब उसके बाद हम वायु दाब देखते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा या वायु द्वारा लगने वाले बल से है। ठीक है, तो इसमें भी एक डिफरेंट प्रकार होता है कि किसके किसके द्वारा लग रहे हैं। तो जैसे वायुमंडलीय दाब हो गया, दूसरा जलवाष्प दाब हो गया, इसके दो प्रकार होंगे। फिर जो वायु दाब के द्वारा जो लगता है, वायु दाब यानी वायुमंडल के द्वारा लगने वाले दाब के संदर्भ में देखते हैं कि आखिर यहाँ की जो वायुमंडल है इसके द्वारा जब प्रेशर लगता है तो किस तरह के परिवर्तन आता है, या ये इनका दाब कितना जलवाष्प की दाब से कितनी अधिक होता है या कितना कम होता है, इस संदर्भ में देखें किस तरह की इसका रिलेशन अपने में बना हुआ है। वायुमंडलीय दाब में गैसों की जो होती है, अगर हम गैस देखें तो इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है। तो जलवाष्प जो है इन गैसों में, वायुमंडलीय गैसों में जलवाष्प जो है यह एक हल्की गैस है, और जो चार गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये
वायुमंडल में उपस्थित अस्थायी गैस है और भारी गैस है। जलवाष्प हल्की और अस्थायी गैस है। तब जब इनके द्वारा जब भारी गैस या वायु दाब जो भारी गैस के द्वारा लग रहा है, जब भारी गैस के द्वारा लग रहा है तो किस तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं, तो उसका एक अलग से टॉपिक देखेंगे कि आखिर क्या क्या परिवर्तन आता है। उसमें वह टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण कब हो जाएगा, जब वायुमंडलीय परिसंचरण पढ़ेंगे। लेकिन जब यहाँ एक संबंध देखते हैं कि वायु दाब का यहाँ पर गैसों के साथ हम संबंध देखते हैं कि वायुमंडलीय जो दाब में जो गैस है, जैसे कि हम गैस में पहले चर्चा कर चुके हैं, जब उन गैसों के द्वारा जब वायु दाब के साथ क्या संबंध है, तो इन गैसों के साथ वायु दाब के साथ सीधा संबंध होता है। अर्थात अगर वायु का जब इन गैसों का जब क्या हो, सघनता में वृद्धि हो, तो वायु दाब भी बढ़ता है। और जब इन गैसों की सघनता में कमी आए तो वायु दाब में कमी आती है। ये हो गया वायुमंडलीय दाब। और इसी से जब वायुमंडलीय दाब बढ़ते हैं तो इसमें से एक टॉपिक को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। टॉपिक कहे तो यानी कि जलवाष्प, जो वायु में ही वायुमंडल में उपस्थित गैसों में से एक जलवाष्प की हम देखते हैं कि जलवाष्प जो है, तो जलवाष्प के द्वारा एक अपनी वायु दाब लगता है, उसकी अपनी आखिर क्या वायु के दाब से क्या रिलेशन है जलवाष्प की, इसमें हम देखते हैं। तो जलवाष्प दाब क्या होता है कि जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर, रिलेशन देखना इसमें कि जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर, जैसे हम कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता बढ़ने पर जलवाष्प दाब भी बढ़ेगी। तो इनके साथ भी एक क्या है, सीधा रिलेशन बनता है कि इस जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर जलवाष्प दाब में भी वृद्धि आएगी। तो ये हो गया तुम्हारा, यानी कि अगर माइंड में बनाने की कोशिश करें तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वायु दाब की फिर हम दो प्रकार देखें। एक देखें वायुमंडलीय दाब, फिर देखें जलवाष्प दाब। फिर वायुमंडलीय दाब जो है, इसमें से सभी गैस हैं, भारी और हल्की गैसों के द्वारा जो वायु दाब लगता है उसमें देखें रिलेशन, तो उससे एक सीधा संबंध दिखता है कि वायु दाब कब बढ़ेगा, जब वो गैसों की सघनता में वृद्धि होने पर। वही 5 गैस जो बताएं, वो गैस की सघनता में जैसे जैसे वृद्धि होगा वैसे वायु दाब में वृद्धि होगा। दूसरा है जलवाष्प दाब। जलवाष्प दाब में सीधा संबंध भी दिखता है, जब जलवाष्प की मात्रा अर्थात विशिष्ट आर्द्रता जब बढ़ने लगता है तो जलवाष्प दाब में भी वृद्धि आती है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जलवाष्प से क्या समझते हैं। हम पूरा रूप से इसको और आगे हम समझेंगे, जहाँ समझेंगे कि जलवाष्प की मात्रा जलवाष्प का निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वहाँ इस पर और आगे हम समझ जाएंगे। आज केवल यही समझाने के प्रयास किए कि जलवाष्प क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, वायु दाब में कौन कौन से गैसों की किस तरह अपनी भूमिका है, किसका साथ क्या रिलेशन है, ये हम समझें। आगे हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वह टॉपिक होगा वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारक। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।